हे गाइस, तो आज हम एक न्यू एनीमे देखने जा रहे हैं जिसका नाम है साकामोटो डेज। ये पूरी एनीमे हिटमैन पर बेस्ड है और इस कहानी का मेन कैरेक्टर है ये मोटा सा गोलू, जो सिर्फ दिखने में ही मोटा है लेकिन है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ये अपने पुराने दिनों में बहुत ज्यादा ही कूल और स्मार्ट हुआ करता था। पूरे गैंग को खत्म करने के लिए ये अकेला ही काफी था और इसी का नाम है साकामोटो तारो। बहुत समय पहले की बात है, गैंगस्टर और माफिया इंडस्ट्री में साकामोटो तारो एक बहुत बड़ा लेजेंडरी कैरेक्टर था जिसका नाम सुनते ही अच्छों की फट जाती थी। वर्ल्ड के सारे गुंडे और माफिया साकामोटो तारो जैसा बनना चाहते थे क्योंकि वो एक लेजेंडरी हिटमैन था। लेकिन एक दिन अचानक वो किसी दुकान पर गया और उसे एक लड़की से प्यार हो गया। तभी वो सोचता है अब मैं ये पुराने दिन मुझे बेकार लगने लगे हैं, अब मुझे शादी कर लेना चाहिए। तभी साकामोटो वो पुराना हिटमैन वाला काम छोड़ देता है और उस दुकान वाली लड़की से वो शादी कर लेता है जिससे उसे एक बेटी होती है और खा पी कर वो कुछ ज्यादा ही मोटा हो जाता है। तभी हम कहानी में आगे देखते हैं उसे एक लड़का ढूंढते हुए उसके दुकान पर पहुंच जाता है। साकामोटो की दुकान पर एक छोटा सा बच्चा रहता है जो कि एक निशाने लगाने वाली गेम खेल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक अनजान आदमी आ जाता है और उस बच्चे का बैलेंस बिगड़ जाता है जिसके कारण उसकी इंक की बोतल उसके पैंट पर गिर जाती है और उस आदमी का पैंट गंदा हो जाता है। ये देखकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को कॉलर पकड़कर उठा देता है। वो उस बच्चे को पंच मारने ही जा रहा था कि तभी हम देखते हैं साकामोटो वहाँ पर आ जाता है और वे उसके पंच को पकड़ लेता है और एक पेंसिल उसकी गर्दन में घुसाकर उसे जान से मार देता है। पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि बस वो ये सब सोच रहा था और उसकी सोच को एक लड़का देख लेता है। इस लड़के का नाम शिन है और ये साकामोटो को ही ढूंढ रहा था। इस लड़के की खास पावर यही है कि कोई भी इंसान अपने दिमाग में क्या सोच रहा है उसे वो साफ साफ देख सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ से चला जाता है। साकामोटो उस लड़के से पूछता है तुम कौन हो? तभी शिन कहता है मेरा नाम शिन है और मैं भी एक हिटमैन हूँ। मुझे पता है आप उसे जान से मारने के बारे में सोच रहे थे। तभी हम देखते हैं साकामोटो उसे एक थप्पड़ मारने के बारे में सोचता है। तभी वो डरते हुए कहता है मैं आपके ही अंडर में काम किया करता था। ये दोनों बाहर बैठकर बात करने लगते हैं। तभी शिन कहता है तो ये बात सच है, आप सच में एक छोटी सी दुकान में काम करने लगे हो? शिन चाहता था साकामोटो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाए, वो दोबारा से हिटमैन वाला काम चालू कर दे। तभी साकामोटो कहता है मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने वो काम छोड़ दिया है। तभी शिन कहता है आप एक लेजेंडरी हिटमैन हैं, सारी दुनिया के गैंगस्टर और माफिया आपसे बहुत डरते हैं। एक लेजेंडरी हिटमैन ऐसा काम कैसे छोड़ सकता है? गैंगस्टर और माफिया वर्ल्ड में आपकी पहचान ऐसी है कि बहुत सारे हिटमैन अभी भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। साकामोटो शिन की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो अपना नूडल खाना स्टार्ट कर देता है। आप बहुत मोटे हो गए हो, आपको देखकर कोई पहचान भी नहीं सकता। और अपनी बात कहने के बाद शिन सिगरेट जलाने लगता है। तभी हम देखते हैं साकामोटो बिजली की स्पीड से उसके सिगरेट को काट देता है और दूसरी तरफ बोर्ड दिखाते हुए कहता है तुम्हें नजर नहीं आता यहाँ नो स्मोकिंग है। साकामोटो की स्पीड को देखकर शिन की फट जाती है और वो मन ही मन सोचने लगता है ये भले ही मोटे हो गए हैं पर ये अभी भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले हुआ करते थे। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी वाला आ जाता है जो साकामोटो को कहता है हे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी शिन को लगता है साकामोटो जरूर चोरी छुपे हिटमैन का काम करता होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिलीवरी मैन इसे अपने पेड़ कटवाने के लिए बुला रहा था। साकामोटो शहर में छोटे मोटे सभी की मदद किया करता था, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी साकामोटो की बहुत तारीफ किया करते थे। साकामोटो को इतने छोटे मोटे काम करते हुए देखकर शिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत बहुत ही कम हो गई है, मुझे लगा था तुम अभी भी वो हिटमैन वाला काम करते होगे, तुम उतने ही ज्यादा खतरनाक होगे। और ऐसा कहने के बाद शिन वहाँ से चला जाता है। शिन अपने कार में बैठने के बाद वो सोचता है भले ही साकामोटो बहुत ज्यादा ही मोटा हो गया हो लेकिन उसकी ताकत अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। काश मैं उसके साथ दोबारा काम कर पाता। तभी हम देखते हैं शिन के बॉस का कॉल उसे आता है और उसका बॉस उससे कहता है क्या तुमने साकामोटो को दोबारा काम करने के लिए मना लिया? तभी शिन कहता है नहीं। उसका बॉस ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर वो नहीं मानता है तो ठीक है, उसे जान से मार दो, यही हम गैंगस्टर का नियम है। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं किसी और को उसे मारने के लिए भेज दूंगा। दरअसल शिन साकामोटो को नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो उसे आइडल की तरह मानता है। बहुत सोचने के बाद शिन फैसला लेता है कि मैं ही मार देता हूँ, अगर साकामोटो को मरना ही है तो ये मेरे हाथों ही क्यों ना हो। अगले ही दिन शिन साकामोटो की दुकान पर पहुंच जाता है। तभी शिन की वाइफ उसे कहती है हे तुम तो कल भी आए थे। शिन उसकी वाइफ का कोई भी जवाब नहीं देता और अपने गन में साइलेंसर लगाकर दुकान के अंदर घुस जाता है। शिन साकामोटो के सामने जाकर उसे कहता है मैं इस शहर को छोड़कर जाने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया था। और शिन अपनी गन निकालकर साकामोटो के सामने तान देता है
और फायर करता है। तभी हम देखते हैं साकामोटो एक कैंडी खा रहा था और अपना गोलू उस गन के बुलेट की डायरेक्शन को बदलने के लिए बस एक कैंडी थूक कर ही बच जाता है और शिन की तरफ आइसक्रीम फेंक कर मारता है। तभी शिन देखता है साकामोटो वहाँ से गायब हो चुका था। शिन साकामोटो की माइंड को रीड करने की कोशिश करता है पर वो उसे पढ़ नहीं पाता। तभी हम देखते साकामोटो उसके सामने आकर उड़कर उसे एक किक मारता है, जिसके कारण शिन दूर जाकर गिरता है और वो सोचता है कि मैं क्या सोचकर साकामोटो तारो से लड़ने आया था, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसे होश आने के बाद वो देखता है मैं तो बेड पर पड़ा हूँ, मैं यहाँ कैसे आया। तभी साकामोटो शिन को खाने के लिए बुलाता है। साकामोटो की दुकान के ऊपर ही उसका घर था। शिन उठने के बाद सोचता है ये मुझे खाने पर क्यों बुला रहा है, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं। शिन के खाने के बाद उसे पता चलता है ये खाना तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी है और साकामोटो बहुत ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। शिन ने कभी पहले इतना ज्यादा टेस्टी खाना नहीं खाया था और खाना खाने के बाद वो सोचता है शायद इन सब छोटी छोटी खुशियों के कारण ही ये हिटमैन वाला काम दोबारा नहीं करना चाहता है। इसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। खाना खाने के बाद शिन साकामोटो को थैंक यू कहता है, जिस पर साकामोटो उसे दूसरी तरफ बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा हुआ होता है थैंक यू, दोबारा जरूर आना। शिन अपनी गैंग के पास वापस दोबारा चला जाता है, जिस पर उसका बॉस उसे बहुत डांट लगाता है, तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। जिस पर शिन कहता है उसे मत मारो, वो अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश है। यह सुनकर उसका बॉस गुस्सा हो जाता है और कहता है उसने हिटमैन और गैंगस्टर का नियम तोड़ा है, उसने अपने सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाया, वो पीठ दिखाकर भाग गया, उसे मरना होगा। तभी शिन अपने बॉस के सामने सिर झुकाकर कहता है उसे छोड़ दो, चाहे तो उसके बदले मेरी जान ले लो। जिस पे उसका बॉस सोचता है अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ही मार देता हूँ। और उसका बॉस मन में सोचने लगता है इसे मारने के बाद मैं कौन सा इसकी बात मानने वाला हूँ। अपने बॉस के मन की बात शिन अपने साइकिक पावर से सुन लेता है और अपनी गन निकालकर बॉस को टारगेट करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपना गोलू, मेरा मतलब अपना साकामोटो, शिन और उसके बॉस की आवाज को सुन रहा था। तभी वो एक बटन दबाता है और हम देखते हैं कि साकामोटो के पास बहुत सारे गन और हथियार पड़े हुए थे, लेकिन साकामोटो उन बड़ी हथियारों में से किसी को भी नहीं चूज करता और एक छोटी सी टेजर गन लेकर वहां से चला जाता है। ऐसा लगता है कि इन गैंगस्टर से निपटना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिन को, वो अभी भी जिंदा बचा हुआ था क्योंकि वो अपने आसपास के गैंगस्टर के माइंड को रीड कर सकता है। तभी उसका बॉस अपने गैंग के मेंबर से कहता है उसके ज्यादा नजदीक मत जाओ, वो तुम लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। लड़ाई के दौरान शिन की गोलियां खत्म हो जाती है, जिसके कारण बॉस के आदमी उसे घेर लेते हैं। वो लोग शिन को गोली मारने ही वाले थे। तभी हम देखते हैं अपना गोलू पीछे से आकर उन सभी को अपने टेजर गन से करंट लगा देता है। साकामोटो को देखकर शिन और उसका बॉस दोनों चौंक जाते हैं। बॉस के आदमी साकामोटो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं साकामोटो, जो कि अपने साथ 2 चॉपस्टिक लेकर आया था, वो उन्हीं से उन लोगों की धुलाई कर देता है। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड से गोलियां चलने लगती है, लेकिन साकामोटो उन सभी गोलियों को चॉपस्टिक से रोक रहा था। इसकी स्पीड तो कमाल की है। साकामोटो भले ही मोटा हो गया था, लेकिन वो अपने पुराने दिनों की तरह ही लड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं भूला था। तभी हम देखते हैं गैंग मेंबर का बॉस अपने आदमियों को कहता है तुम सब एक साथ उस पर गोलियां चलाओ। साकामोटो बिजली की रफ्तार से उन सभी गोलियों से बच जाता है और उसके एक मेंबर को पकड़कर अपने पंच से उसका जबड़ा हिला देता है। साकामोटो लड़ाई के दौरान सभी के सभी मेंबर को खत्म कर देता है। तभी शिन साकामोटो से पूछता है आपने मुझे ढूंढा कैसे? जब तुम मेरे घर आए थे और तुम बेहोश पड़े थे, मैंने तुम्हारे गन के ऊपर ट्रैकर लगा दिया था, जिससे मैं तुम्हारी बातों को आराम से सुन सकता था, और तुम कहाँ हो ये भी मुझे पता था। उसके बाद शिन कहता है वादे के मुताबिक जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं आज ही इस शहर को छोड़ दूंगा। तभी साकामोटो उसे अपनी दुकान की यूनिफॉर्म पकड़ा देता है और कहता है 1 घंटे के मैं तुझे 400 दूंगा, ओवर टाइम के पैसे तुम्हें अलग से मिलेंगे। इसका मतलब साकामोटो चाहता था शिन इसकी दुकान पर काम करे। हम देखते हैं कि शिन ये बात मान जाता है और अगले दिन से उसके दुकान पर काम करने के लिए बैठ जाता है। शिन देखता है साकामोटो बहुत ज्यादा ही रैमेन नूडल्स खाता है। शिन की साइकिक पावर होने के कारण वो किसी के भी दिमाग को आराम से पढ़ सकता था। इस पावर का फायदा उठाते हुए जितने भी कस्टमर आते थे वो उनके दिमाग को पढ़ के उसे सामान देने में उसे आसानी होती थी। तभी एक बच्चा शिन से पूछता है आप इससे पहले क्या काम करते थे? तभी साकामोटो अपने मन में सोचता है अगर तुमने इसे सच बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी शिन डरते हुए कहता है इससे पहले मैं साफ सफाई का काम करता था। शिन अपने गोलू की तारीफ करने लगता है आप रिटायर होने के बाद भी कितने कमाल के हैं, आपने उन गुंडों को कितनी आसानी से मार दिया। तभी साकामोटो मन में सोचता है चुप हो जाओ चिलगोजे, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन यहाँ पर भी शिन नहीं रुकता, वो उसकी तारीफ करता जाता है। आप रिटायर होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, आपने एक झटके में ही सभी को मार दिया। ये बात साकामोटो की बीवी सुन लेती है और वो कहती है क्या तुमने फिर से हिटमैन वाला काम चालू कर दिया क्या मेरे रसगुल्ले? तभी साकामोटो कहता है नहीं नहीं, मैंने किसी को भी नहीं मारा, मैंने उन सबको बस थोड़ी सी चोट पहुंचाई है।
तभी उसकी बीवी कहती है, इसके बारे में भी सोचना भी मत, वरना तुमने ऐसा किया तो तुम फैमिली रूल तोड़ दोगे, और तुम्हें पता है ना, फैमिली रूल के मुताबिक मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। अपनी बीवी की बात सुनकर साकामोटो घबराने लगता है। उसके बाद साकामोटो की बीवी इयोई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिन साकामोटो से पूछता है, ये फैमिली रूल क्या है? तभी साकामोटो शिन को पेंसिल से जान से मारने के बारे में सोचता है और कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखा करो। इसके बाद दोनों मार्केट चले जाते हैं। मार्केट में शिन साकामोटो से दोबारा पूछता है, ये फैमिली रूल क्या है? जिस पर साकामोटो उसे नहीं बताता। साकामोटो शिन से कभी मुंह खोलकर बात ही नहीं करता था, क्योंकि साकामोटो को पता था ये माइंड रीड कर सकता है। अपने गोलू का भी कमाल का ये एटीट्यूड है, वो मुंह खोलकर कभी बोलता ही नहीं है। खैर, तभी शिन देखता है वो इतनी दूर से एक बन लेने के लिए यहाँ पर आया था, जो कि उसकी फैमिली को बहुत पसंद है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। एक बिल्डिंग की कांच तोड़कर एक लड़की अपने गोलू के ऊपर गिरती है, जिसके कारण उसका बन पिचक जाता है और खराब हो जाता है। इस लड़की का नाम लू शाओ टैंग है, जो कि अपने पीछे लगे गुंडों से भाग रही थी। शिन साकामोटो से कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन साकामोटो अपने बन को लेकर बहुत टेंशन में था, क्योंकि वो पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। तभी हम देखते हैं वो लड़की उन सभी गुंडों की पिटाई करने लगती है। शिन ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की उन गुंडों को मारने के लिए ताइची का इस्तेमाल कर रही थी। तभी लू को पीछे से एक टकला जो सफेद कपड़ों में है वो उसे पकड़ लेता है और उसके साथ ही चाकू लेकर लू की तरफ बढ़ते हैं। तभी साकामोटो एक चम्मच से उसकी चाकू को तोड़ देता है और शिन उस टकले आदमी के ऊपर ईंट बजाड़ देता है। तभी हम देखते हैं गुंडे के पास गन थी, लेकिन लू इसे अकेले ही पीट देती है। लड़ाई के दौरान और भी गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन साकामोटो लू को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये लोग अपने बॉस को जाकर बताते हैं कि हम उस लड़की को पकड़ नहीं पाए, वो हमारे हाथ से भाग गई, और उसे भागने में 2 लोगों ने और मदद की है। इस गैंग का बॉस उन दोनों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में हम लोगों ने उसके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, और इसके बावजूद भी तुम उसे पकड़ नहीं पाए। तभी हम देखते हैं उस गैंग का मेंबर अपने बॉस से माफी मांगता है, पर अचानक पीछे से 2 लोग आते हैं और उसका गला काट देते हैं, जिसमें से एक कहता है ये अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों दरअसल भाई थे, जिसका नाम सोनही और बाचो है। तभी हम देखते हैं बॉना बॉस इन दोनों किलर ब्रदर को कहता है, उस लड़की के पास एक चाबी है जो पूरे ब्लैक मार्केट को कंट्रोल कर सकती है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी इनाम दूंगा। किसी भी हालत में मुझे वो चाबी चाहिए। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं शिन को पता चलता है ये लड़की लू क्लैन से है, जिसके पास वो चाबी है, और इसी चाबी के पीछे पूरे गैंग पड़े हुए हैं। तभी लू कहती है, मैं ये चाबी बिल्कुल भी किसी को नहीं दूंगी। ये चाबी अगर उन लोगों के हाथ लग गई तो वो लोग ब्लैक मार्केट पर राज करने लगेंगे, और ये मेरे फैमिली की आखिरी निशानी है। इस चाबी को बचाने के चक्कर में मैंने अपनी फैमिली को खो दिया। मैं ऊपर जाकर अपने फैमिली को क्या मुंह दिखाऊंगी। तभी शिन कहता है, ये चाबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है क्या? तभी लू वहाँ से जाने लगती है, जिस पर अपना साकामोटो कहता है, क्या तुम्हें बंस बनाने आते हैं? तभी शिन कहता है, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तभी लू कहती है, हाँ मुझे मेरे डैड ने सिखाया था। तभी साकामोटो कहता है, आज की शॉपिंग यहीं पर खत्म करते हैं और हमें घर चलना चाहिए। अगर हम लोग घर सही सलामत पहुंच गए तो लू को उसकी फैमिली के लिए बंस बनाने होंगे। लू कुछ जवाब देती, इससे पहले बाचो पीछे से आकर अपने गोलू के मुंह पर एक उड़कर किक मारता है और अपना साकामोटो बहुत दूर एक बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरता है। तभी लू बताती है, ये टकला, ये तो सोनी और बाचो हैं। ये लोग बहुत खतरनाक हिटमैन हैं। ये बहुत बड़े ही सीरियल किलर हैं। ये अपने टारगेट को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और उसका सिर काटकर इन लोगों को स्केच बनाने का बहुत शौक है। इन दोनों तो बहुत ज्यादा ही पैसा चार्ज करते हैं किसी को जान से मारने के लिए। तभी बाचो सोनी से कहता है, अरे वाह, हम तो फेमस हो गए। जिस पर सोनी कहता है, चुप हो जाओ, हम हिटमैन हैं, लोगों को हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। तभी शिन दौड़कर सोनी पर हमला करने के लिए जाता है, पर उसका पंच सोनी पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें बुरा लगा क्या? मैंने तुम्हारे दोस्त को मार डाला। जिस पर शिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सच में मर गया? तुम गधे हो जिसे साकामोटो के बारे में नहीं पता। तभी हम देखते हैं बाचो किसी की नहीं सुनता और वो लू पर तलवार से हमला करने के लिए जाता है, जिसे देखकर लू डर जाती है। और तभी हम देखते हैं साकामोटो उड़कर आकर बाचो को एक बहुत जोर का पंच लगाता है, जिसके कारण बिल्डिंग की छत टूट जाती है। तभी सोनी साकामोटो से पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर साकामोटो जवाब देता है, राजमा के भी बंस अच्छे लगेंगे। तभी सोनी लू से कहता है, वो चाबी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। जिस पर लू कहती है, ये मेरे फैमिली के वॉल्ट की आखिरी निशानी है, मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तभी सोनी कहता है, बस यही बात तुम्हारे बाप ने भी कही थी, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। ये सुनकर लू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दौड़कर सोनी पर हमला करने जाती है। तभी हम देखते हैं साकामोटो उसे पकड़कर पीछे खींच देता है, जिस पर शिन कहता है, सुनो, तुम्हें गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। लू बताती है, उस वॉल्ट में उसके फैमिली का बहुत कुछ है, जिसके लिए
इन बदमाश गुंडों ने उसे मार दिया। तभी हम देखते हैं सोनी लू की तरफ कुनाई फेंक कर हमला करता है, जिसे साकामोटो अपने हाथों से पकड़ लेता है। तभी सोनी कहता है तुम मेरे मामले में टांग मत लड़ाओ। लू सोचती है साकामोटो उसे क्यों बचा रहा है, वो बेवजह मेरे मामलों में क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। तभी हम फ्लैशबैक में आ जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं साकामोटो अपने होने वाली बीवी के लिए कुछ तोहफे लेकर मिलने के लिए जाता है और उसके चेहरे पर खून लगा होता है। ये देखकर एओई गुस्सा हो जाती है, मुझे तुम्हारे बुरे कामों से कमाए हुए पैसे से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अगर तुम ये बुरे काम नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और ये बोलने के बाद एओई छत से कूद जाती है। उसके पीछे पीछे अपना आशिक साकामोटो वो भी कूद जाता है, पर किस्मत से नीचे बर्फ की मोटी चादर रहती है, जिसके कारण दोनों बच जाते हैं। तभी एओई कहती है अगर मैं मर जाती तो तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस करते, इसलिए तुम भी कूद पड़े, बस इसी को प्यार कहते हैं। तभी एओई साकामोटो से एक प्रॉमिस लेती है कि आपसे तुम किसी की भी जान नहीं लोगे, लोगों को बचाओगे और उनकी हेल्प करोगे, ये हमारा फैमिली रूल रहेगा। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। ये सारी बातें साकामोटो सोच रहा होता है और शिन साकामोटो का दिमाग पढ़ लेता है और उसे पता चल जाता है ओह अच्छा, तो ये है इनका फैमिली रूल। इसलिए साकामोटो किसी को जान से नहीं मारता, बस बुरी तरह घायल कर छोड़ देता है। तभी अचानक दोनों जुड़वा भाई साकामोटो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साकामोटो उन सभी के अटैक को आराम से डॉज कर रहा था और अपने हाथ में किचन के बर्तन से उसके सभी वारों को आराम से रोक रहा था। तभी दोनों भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साकामोटो के ऊपर अपनी स्पेशल टेक्निक आयरन कास्ट से हमला करता है। एक साथ हमला करने के कारण दोनों भाइयों के तलवारों की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। दोनों भाई सोचते हैं इसे जल्दी से कई टुकड़ों में काट देते हैं। साकामोटो उस टेक्निक से बच तो जाता है, पर जिसके कारण उसकी नस खिंच जाती है। तभी शिन आकर साकामोटो की गर्दन पर टेप लगा देता है। दोनों किलर ब्रदर आपस में बात करने लगते हैं, नामुमकिन, हम लोगों के इस हमले से आज तक कोई बच नहीं पाया, लेकिन ये कैसे बच गया। तभी दोनों भाई दोबारा साकामोटो के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अपना साकामोटो बाचो के टकले के ऊपर एक बर्तन जोर से बजाड़ देता है, जिसके कारण वो वहीं गिर जाता है और सोनी के तलवार को तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं सोनी साकामोटो को छोड़कर लू की तरफ दौड़ता है, पर शिन जो कि सोनी का दिमाग पढ़ रहा था वो रस्सी से सोनी को पकड़कर पटक देता है और तभी अपना गोलू एक फ्रिज को उठाकर सोनी के ऊपर बजाड़ देता है। दोनों भाई वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं शिन उन दोनों को रस्सी से बांध देता है। लू दोनों से पूछती है आखिर तुम लोग हो कौन। फ्रिज से निकले हुए केकड़े को अपने मुंह में दबाते हुए साकामोटो कहता है मैं एक शॉपकीपर हूँ और ये मेरा एम्प्लॉय है। दूसरी तरफ बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, ये दोनों के दोनों भाई कहाँ मर गए। गैंग लीडर के बॉस के सामने तिजोरी पड़ी थी, पर उसे खोलने के लिए लू के गर्दन में लगी चाबी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं साकामोटो लू और शिन सोनी और बाचो को लेकर बॉस के सामने पहुंच जाता है। साकामोटो और शिन को देखकर बॉस डर जाता है और वो सोचता है ये लोग यहाँ अंदर कैसे आ गए। तभी पीछे से लू बॉस के गर्दन के ऊपर चाकू रख देती है। वो नाटा सा बॉस डर के मारे लू से माफी मांगने लगता है। लू उसे जान से तो नहीं मारती, लेकिन लात घुसों से उसकी हालत बुरी कर देती है और कहती है हर बार किसी को जान से मारना ही सॉल्यूशन नहीं होता, हमें अपने पास्ट को भुलाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद लू अपने चाबी से तिजोरी को खोलकर अंदर चली जाती है। तभी साकामोटो और शिन देखते हैं इसके अंदर तो बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है, पर खजाने के साथ साथ वहाँ पर खिलौने, चॉकलेट, बुक्स और सीडी पड़ी हुई थी, जिसमें से शिन एक किताब को खोलकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था लू क्लैन के हेड को अपना कोई भी एक कीमती चीज यहाँ पर रखना जरूरी है। तो अलग अलग हेड के अलग अलग कीमती चीज यहाँ पर पड़े हुए थे। लू के फादर ने वहाँ पर एक पुरानी शराब की बोतल रखी थी। वो चाहते थे कि जब लू बड़ी हो जाएगी तो वो उनके साथ बैठकर पिएंगे। साकामोटो को भूख लग जाती है तो वो अपने पिचके हुए बंस निकालता है और देखता है ये बुरी तरीके से कुचल चुके थे, पर खाने में अभी भी स्वादिष्ट लग रहे थे और तीनों उसे खाने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं लू भी साकामोटो की दुकान पर काम करने लगती है। साकामोटो उससे कहता है तुम यहाँ पर पोर्क बन बनाया करोगी। शिन कुछ देर बाद कहता है तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास तो खजाना है, तो तुम्हें यहाँ काम करने की क्या जरूरत है। जिस पर लू जवाब देती है वो उसकी पुश्तैनी चीजें हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं उन सभी चीजों को खर्च करूंगी, तो तुम भूल जाओ। तभी साकामोटो कहता है लू भी अब इस फैमिली का हिस्सा है, तो उसे भी मेरी फैमिली रूल बुक के मुताबिक उसे सारे नियम मानने होंगे और सबसे खास बात किसी की भी जान नहीं लेनी है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं बड़े गैंगस्टर की मीटिंग हो रही होती है, जिसमें पता चलता है कि साकामोटो के ऊपर पूरे 1 बिलियन येन का इनाम रखा हुआ होता है। अगले दिन हम देखते हैं लू दुकान पर लेट से आती है, जिसके कारण शिन लू को दुकान पर लेट से आने के लिए डांट लगाता है। लू दुकान में सभी सामानों को जैसे तैसे रख रही थी, जिसे देखकर शिन कहता है, मुझे लगता है कि तुमने कभी कोई काम नहीं किया। जिस पर लू बताती है, मैं अपने डैड के साथ काम करती थी, मैं गड्ढा खोदकर उसमें बोरे दफनाया करती थी, पर मुझे पता नहीं उन बोरों में क्या होता था। तभी शिन साकामोटो से कहता है, ये लड़की इस दुकान का माहौल खराब कर रही है, इसे हमें निकाल देना चाहिए। जिस पर साकामोटो कहता है, तुम्हें लू से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, और लू तुम्हें भी दुकान जल्दी आना चाहिए। साकामोटो की बात सुनकर शिन चौंक जाता है, क्योंकि साकामोटो इस बार थोड़ा अलग लग रहा था। वो बातें कर रहा था और मन में कुछ सोच रहा था। शिन को शक हो जाता है। तभी हम देखते हैं गेट खोलकर एक और साकामोटो आता है और चुपचाप अखबार लेकर बैठ जाता है। दो साकामोटो देखकर लू और शिन चौंक जाते हैं। उसके बाद नकली साकामोटो उस असली साकामोटो के ऊपर चाकू से हमला करता है, लेकिन असली साकामोटो उससे बच जाता है और एक चाकू निकालकर उसके गर्दन के ऊपर रख देता है। फिर उसके बाद दोनों अपने हथियार हटा लेते हैं। कुछ देर बाद साकामोटो कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा नागुमो। शिन जो कि माइंड रीड कर सकता है, वो नागुमो का माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। नागुमो लू और शिन को बुद्धू बनाने के लिए उन दोनों के ऊपर हंसने लगता है। नागुमो के हंसने के कारण लू और शिन उसे पीट देते हैं। नागुमो कहता है, मैं बगल के ही सुपरमार्केट में काम करता हूँ और मैं 18 साल का हूँ, लेकिन पता चलता है अगल बगल बाहर में तो कोई भी सुपरमार्केट नहीं है। जिस पर साकामोटो कहता है, ये नागुमो भी हिटमैन है जो कि मेरे साथ काम किया करता था और ये 27 साल का है। दोबारा से झूठ बोलने के कारण लू और शिन नागुमो को पीट कर एक कुर्सी से बांध देते हैं। तभी नागुमो कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे सर के ऊपर 1 बिलियन येन का इनाम है और ये जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन ने लगाया है। तभी शिन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है वो दोबारा से झूठ बोल रहा है। तभी नागुमो कहता है, नहीं, ये बात सच है और ये बात कल ही रिलीज हुई है। 1-2 दिन के अंदर ये बात पूरे शहर में फैल जाएगी और सभी को पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं साकामोटो की दुकान के ऊपर एक अनजान पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है, पर वो कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं रहता और वो नागुमो को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर पिज्जा कटर रख देता है। लेकिन हम देखते हैं साकामोटो और लू, इन दोनों को कोई भी टेंशन नहीं हो रही थी। वो आराम से मजे से पिज्जा खा रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं पिज्जा बॉय का हमला उल्टा पड़ जाता है और नागुमो उसकी गर्दन को दबोच लेता है, जिस कारण साकामोटो नागुमो को कहता है, इसकी जान मत लो। किसी को भी न मारने वाले फैमिली रूल का मजाक उड़ाते हुए नागुमो कहता है, तुम अभी भी इन नियमों का पालन करते हो? गजब के हो तुम। ये पिज्जा बॉय तो इतना प्रोफेशनल था नहीं, इसलिए तुम बच गए। ये तो एक छोटा मोटा हिटमैन है। अगर सोचो तुम साकामोटो, अगर मेरी तरह कोई हिटमैन तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हारा बचना कितना मुश्किल हो सकता है। तभी नागुमो कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, द ऑर्डर इस फालतू के मामले में नहीं पड़ेगी। तभी हमें पता चलता है ये नागुमो भी द ऑर्डर ग्रुप का हिटमैन था और साकामोटो भी द ऑर्डर ग्रुप के लेजेंडरी हिटमैन में से ही एक है। फिर साकामोटो नागुमो से पूछता है, मेरे मरने से भला किसी का क्या फायदा होगा? मुझे पता नहीं, तुमने रिटायर होने के बाद भी कई सालों तक गैंगस्टर और माफिया के गुंडों को मारा है, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। हम लोगों का काम तो सिर्फ हिटमैन को मारना रहता है और इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं बताया जाता। नागुमो उस पिज्जा बॉय को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, अपना ध्यान रखना साकामोटो, इससे भी ज्यादा खतरनाक हिटमैन तुम्हें मारने के लिए जरूर आएंगे। अपनी बात बोलकर नागुमो वहाँ से चला जाता है, पर शिन दौड़कर जाकर उसे देखने के लिए जाता है कि वो किस साइड गया। तब तक वहाँ से नागुमो गायब हो चुका था। तभी शिन साकामोटो से पूछता है, क्या वो हमारी साइड था? दूसरी तरफ हम देखते हैं ढेर सारे माफियाओं का ग्रुप साकामोटो को देख रहा था, क्योंकि वो जो पिज्जा डिलीवरी बॉय बॉक्स लेकर आया था उसमें कैमरा लगा हुआ था। इस माफिया ग्रुप का नाम डॉन देनकाई है। तभी वो लोग आपस में बात करते हैं, जिसमें से एक हिटमैन कहता है, क्या सच में साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन येन का इनाम है? ये तो उतना भी खतरनाक नहीं लग रहा है, इससे ज्यादा खतरनाक तो वो लड़का नागुमो लग रहा था। तभी डॉन देनकाई का लीडर कहता है, ये भले ही मोटा हो गया है, पर इसे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें पता होना चाहिए ये भी द ऑर्डर ग्रुप का मेंबर रह चुका है। भले ही ये रिटायर हो चुका है, पर यह अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी वो हिटमैन दोबारा कहता है, द ऑर्डर ग्रुप नाम सुना सुना है, लेकिन ये तो सुनी सुनाई बातें हैं और देखा जाए तो साकामोटो को रिटायर हुए 5 साल हो चुके हैं, उसे मारना कुछ ज्यादा खास नहीं होगा। तभी हम देखते हैं साकामोटो कैमरे की तरफ देखने लगता है और गन पॉइंट करके कहता है, अगर तुम मुझसे उलझने की कोशिश करोगे तो मैं तुम सबको ऐसी मौत दूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। और कैमरे को शूट करके कैमरा फोड़ देता है। कुछ भी कहो, साकामोटो भले ही गोलू जैसा मोटा हो गया है, लेकिन इसके एटीट्यूड में कोई भी कमी नहीं है। कुछ देर बाद हम देखते हैं
शिन साकामोटो से बात करता है और कहता है हमें कुछ दिन छिपकर रहना चाहिए। तभी वहाँ पर साकामोटो की बीवी आ जाती है। साकामोटो की बेटी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, जिससे साकामोटो को याद आता है, अरे मुझे तो इन्हें कल थीम पार्क लेकर जाना है। अगले दिन साकामोटो की फैमिली और उसका पूरा ग्रुप थीम पार्क में होता है। शिन और साकामोटो की बीवी और उसकी बेटी राइड्स का पूरा मजा ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ साकामोटो और लू को इन राइड से बहुत डर लग रहा था। तभी साकामोटो की बेटी बताती है इस पार्क में एक शो होने वाला है जिसमें शुगर बनी भी है, मुझे वो देखना है। और दूसरी तरफ अपना साकामोटो सोच रहा था कहीं यहाँ पर भी कोई दुश्मन ना आ टपके। शिन लू से कहता है हम लोगों का आज का मिशन ये रहेगा कि साकामोटो की फैमिली पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। तभी लू शिन से पूछती है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हम पर हमला करने वाला है या नहीं। तभी शिन कहता है मेरी पावर 30 मीटर के रेंज तक काम करती है, जो मेरे अगल बगल में कुछ भी सोच रहा होगा मैं उसकी बातों को बहुत आराम से सुन सकता हूँ। अगर कोई भी हम पर या फिर साकामोटो की फैमिली पर हमला करने आएगा तो मुझे आराम से पता चल जाएगा। तभी लू शिन से पूछती है इसका मतलब तुम मेरा भी माइंड पढ़ते होगे ठरकी कहीं के। जिस पर शिन कहता है बिल्कुल भी नहीं, माइंड पढ़ना उतना भी आसान नहीं है, मानो तो ऐसे जैसे कि एक रेडियो के सिग्नल को मिलाना हो, मुझे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है। तभी शिन को एक सफाई वाले पे शक होता है तो शिन साकामोटो को माइक के जरिए बोलता है वो शायद आप पर हमला करेगा, उसकी हरकतें थोड़ी अजीब सी है। लू साकामोटो की बीवी और उसकी बेटी के नजदीक जाकर उन दोनों का ध्यान भटकाती है ताकि उन्हें इनके बारे में बिल्कुल भी ना पता चले। साकामोटो के सुनने के बाद साकामोटो उसके नजदीक जाता है और वो सफाई वाला जैसे ही उस पर हमला करने जाता है साकामोटो उसी की जेब से पेन निकालकर उसकी छाती में घुसा देता है और वो सफाई वाला बेहोश हो जाता है। लू और शिन सफाई वाले की ही गाड़ी में उसे डालकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। पेड़ों के पीछे ले जाकर लू और शिन देखते हैं इसकी छाती में तो पेन घुसा है, इसके बावजूद भी ये जिंदा है। साकामोटो के मारने का स्टाइल तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, ये मरा नहीं है। ये सारी हरकतें दूर से एक हिटमैन देख रहा था जिसका नाम तात्सु है। फिर वो सोचता है इस साकामोटो को मारने से पहले इस शिन का कुछ करना होगा, ये कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है। तभी तात्सु सोचता है मैं अपने माइंड में कुछ सोचूंगा ही नहीं तो वो मेरा दिमाग पढ़ नहीं पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं साकामोटो और पूरी फैमिली रोलर कोस्टर राइड पे चली जाती है। लू और शिन रोलर कोस्टर के सबसे पीछे बैठते हैं और तात्सु भी उसी रोलर कोस्टर में शिन और लू के आगे बैठ जाता है। शिन को तात्सु पर कोई शक नहीं होता, लेकिन लू को लगता है ये सामने आगे वाला आदमी थोड़ा अजीब है। तात्सु ये बात सुन लेता है और सोचता है इतनी होशियारी से चलने के बावजूद भी इन लोगों को मुझ पर शक हो गया। और फिर क्या था, शिन भी तात्सु की मन की बात सुन लेता है। तात्सु अपनी गन निकालकर साकामोटो पर गोली चला देता है, पर वो बुलेट साकामोटो के चश्मे से टकरा जाती है। इसका मतलब साकामोटो ने बुलेट प्रूफ चश्मा पहना हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं शिन तात्सु को पकड़कर रोलर कोस्टर से नीचे कूद जाता है और जाकर रोलर कोस्टर की पटरियों पर लैंड करता है। तभी शिन कहता है आज साकामोटो छुट्टी पर है और मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कोई भी गड़बड़ ना करो और मुझे ओवर टाइम में ज्यादा मेहनत मत करवाओ। तभी हम देखते हैं शिन के पीछे से रोलर कोस्टर गाड़ी आ रही होती है जिससे वो जंप करता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तात्सु उस पर चाकू से हमला कर देता है जो शिन के टांगों के ऊपर जा लगती है, जिसके कारण उसे कम दिखने लगता है। तभी शिन को पता चलता है उस चाकू के ऊपर जहर था। इस जहर को तात्सु ने खुद से ही बनाया था। तात्सु फिर कहता है मैंने साकामोटो की आंखों में डर देखा है, वो मरने से डरता है। तभी शिन कहता है वो मरने से नहीं डरते, उन्हें बस इस बात की चिंता है कि कहीं कोई उसकी फैमिली को नुकसान न पहुंचाए। तभी हम देखते हैं दोबारा से रोलर कोस्टर उसकी तरफ आने लगती है। तभी शिन उस रोलर कोस्टर के ऊपर जंप नहीं करता बल्कि उसके सहारे तात्सु तक पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। शिन को अब दिखना कम हो गया था, इसलिए वो अगल बगल की माइंड रीड करता है। तभी उसे पता चलता है नीचे साकामोटो की बेटी हाना सोच रही होती है अब शुगर बनी का शो देखने में मजा आएगा। तो शिन समझ जाता है कि साकामोटो वहीं पर होंगे, तो तात्सु को लेकर वो उसी साइड रोलर कोस्टर से कूद जाता है। स्टेज पर शुगर बनी के शो में दिखता है कि शुगर बनी किसी गुंडे से लड़ रहा था और वो गुंडे को हरा देता है। तभी शिन शुगर बनी की कॉस्ट्यूम को पहन लेता है और तात्सु से लड़ने लगता है। सभी लोग शुगर बनी को चेयर कर रहे थे, उन्हें तो बिल्कुल भी पता नहीं था ये लड़ाई असली की है। तभी तात्सु सोचता है ये बिना देखे मुझे मार कैसे रहा है, नामुमकिन। और शिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो बुरी तरीके से तात्सु को पीट रहा होता है। तभी हम देखते हैं ऑडियंस के बीच में साकामोटो बैठा हुआ होता है जो कि अपनी माइंड में तात्सु के पंचों को देखकर वो उसे बचने के बारे में सोच रहा था और शिन साकामोटो का माइंड पढ़कर तात्सु के हमले से बचकर उस पर हमला कर रहा था।
कुछ भी बोलो गाइस, लेकिन इन दोनों की टीम वर्क कमाल की है। खैर, तात्सु बुरी तरीके से पिटकर वहीं पर गिर जाता है और ऑडियंस में सभी लोग ताली बजा रहे थे। साकामोटो की टीम उसे बांध कर स्टेज के पीछे लेकर जाती है। तभी हम देखते हैं उस पार्क में 2 और कपल हिटमैन आ जाते हैं, जिसमें से लड़की का नाम बॉयल्ड और लड़की का नाम ओबिगुरो रहता है। ओबिगुरो बॉयल्ड से कहती है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, हमें जल्दी से अपने काम को खत्म कर यहाँ से चलना चाहिए। और तभी बॉयल्ड उस पर चिल्लाता है, संभल कर लड़की, तुम्हें नजर नहीं आता क्या, तुम चींटियों के लाइन पर पैर रखने वाली थी। बॉयल्ड का एक नियम है, वो कभी किसी बेकसूर को नहीं मारता, चाहे वो कोई छोटा सा जीव ही क्यों ना हो। बॉयल्ड के चिल्लाने पर ओबिगुरो को ये थोड़ा सा अजीब लगता है, पर उसे मन ही मन ये थोड़ा सा कूल भी लगता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं लू शिन की आंखों में दवाई डाल रही थी, जिसके कारण उसकी आंखें ठीक हो सके। वो एंटीडोट तात्सु के पास ही था। तभी साकामोटो तात्सु से पूछता है, तुम किसके लिए काम करते हो? जिस पर तात्सु कहता है, क्या मैं तुम्हें बता दूंगा तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? तभी लू तात्सु के पास आकर उसकी पॉइजन वाली नाइफ उसी में घुसा देती है और कहती है, अगर तुम नहीं बताओगे तो ये एंटीडोट मैं फेंक दूंगी। जिस पर तात्सु कहता है, मैं डोंडन काई के लिए काम करता हूँ। तभी शिन कहता है, वाह, तुमने तो तोते की तरह बहुत जल्दी बक दिया। जिस पर तात्सु कहता है, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, कंपनी जाए भाड़ में, मुझे उसे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं हिटमैन का काम सिर्फ पैसों के लिए करता हूँ, मुझे कंपनी से क्या लेना देना। फिर तात्सु कहता है, मैं JAA का मेंबर हूँ। जिस पर लू पूछती है, ये JAA का मतलब क्या होता है? जिस पर शिन बताता है, इसका मतलब जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन है। ये प्रोफेशनल हिटमैन का ग्रुप होता है। जापान में अभी लगभग JAA में 400 मेंबर्स हिटमैन हैं और साकामोटो और मैं, हम दोनों भी जापान एसोसिएशन ऑफ असैसिन के मेंबर रह चुके हैं। उसके बाद तात्सु साकामोटो से पूछता है, क्या तुम द ऑर्डर के मेंबर रह चुके हो? जिस पर साकामोटो उससे तिरछी नजर से देखता है, जिसे देखकर तात्सु समझ जाता है कि द ऑर्डर ग्रुप सच में एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ कही सुनाई बातें नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर साकामोटो की बेटी और बीवी आ जाती है। शिन थोड़ा सा डर जाता है, कहीं इन्हें सब कुछ पता न चल जाए। हम लोग साकामोटो की फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जिस पर शिन कहता है, हम लोग अगले नाटक के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी साकामोटो की बेटी हाना तात्सु के पास जाती है और उसे शुगर बनी का बैंडेड लगा देती है और कहती है, आपने बहुत अच्छा नाटक किया। और उसके बाद साकामोटो की बीवी और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। तात्सु शिन से कहता है, क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? जिस पर शिन कहता है, हम लोग यहाँ पर मजे करने के लिए आए हैं, न कि खून खराबा करने के लिए। और उसके बाद शिन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद तात्सु भी अपनी रस्सियों को काट लेता है और सोचता है, मैं भी कुछ रोलर कोस्टर के राइड लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तात्सु अपने मन से हटा देता है कि वो अब साकामोटो को मारेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं साकामोटो और पूरी फैमिली लंच कर रही होती है। तभी शिन कहता है, एंटीडोट की वजह से मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, लगता है मैं आज पूरा दिन किसी का माइंड पढ़ नहीं पाऊंगा। तभी लू कहती है, हम लोग घर चले क्या? तभी वहाँ पर एओई आ जाती है और वो कहती है, आज मुझे तुम लोगों का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या हुआ है? कोई बात है क्या? एओई की बातें सुनकर तीनों डर जाते हैं। तात्सु वॉशरूम में होता है। तभी वहाँ पर बॉयल्ड और ओबिगुरो आ जाते हैं। ओबिगुरो तात्सु को पटक कर उसके ऊपर बैठ जाती है। तभी बॉयल्ड चिल्लाकर कहता है, कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? इस तरह टांगे खोलकर मत बैठा करो, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें तमीज होनी चाहिए। बॉयल्ड और ओबिगुरो तात्सु को बताते हैं कि वो भी साकामोटो को मारने आए हैं। ओबिगुरो कहती है, मैंने लेजेंडरी साकामोटो का सिर्फ नाम ही सुना है, मैंने उसे कभी देखा नहीं है, मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साकामोटो का जिक्र होने के कारण बॉयल्ड अपने चेहरे पर लगे निशान को छूने लगता है। तभी ओबिगुरो बॉयल्ड से पूछती है, क्या ये चोट तुम्हें साकामोटो ने दिया है? जिस पर बॉयल्ड कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मैं जब छोटा था तो मैं गिर गया था, ये उसी की चोट है। तात्सु जानता था ये दोनों कपल की हरकतें थोड़ी अजीब सी हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। करीब 2 साल पहले बैल्कन इंसिडेंट में इन दोनों कपल ने 200 लोगों को अकेले ही धूल चटा दी थी। ये लोग डोंडन काई के पावर कपल के नाम से जाने जाते हैं और ये दोनों मार्शल आर्ट के मास्टर्स हैं। साकामोटो और शिन की अब तो खैर नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लू एओई से कहती है, नहीं, हम लोग ठीक हैं, हम लोग तो बल्कि और भी ज्यादा मजे कर रहे हैं। भीड़ भड़ाके इलाके में कुछ राइड के मजे लेने के बाद एओई कहती है, अब हम लोग हॉन्टेड हाउस के अंदर जाएंगे। ये देखकर सब सोचने लगते हैं, भीड़ वाले इलाके में हमें मारना तो मुश्किल है, क्योंकि कोई भी भीड़ वाले इलाके में मर्डर नहीं करेगा, पर हॉन्टेड हाउस वो तो अकेले जाने की जगह है, वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सभी हॉन्टेड हाउस के अंदर चले जाते हैं और ओबिगुरो बॉयल्ड कंट्रोल रूम के कैमरे से उन लोग पर नजर रख रहे थे। लू उस हॉन्टेड हाउस में कुछ ज्यादा ही डरने लगती है, इसलिए वो अपने जेब से बॉटल निकालकर धीरे धीरे पी रही थी। इस हॉन्टेड हाउस में बहुत सारे हिटमैन ज़ॉम्बी बनकर छुप गए थे। तभी हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसे साकामोटो बहुत आराम से धो देता है। शिन चेक करता है कि
ये ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि उसके भेष में एक हिटमैन था जो हम सबको मारने आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओबिगुरो कहती है, मैं साकामोटो से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे पता है साकामोटो तुम्हारा दोस्त है, इसलिए मुझे लगता है तुम ही उससे लड़ने के लिए पहले जाओगे। बॉइल्ड ड्रिंक पीते पीते कहता है, वो मेरा दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। तभी हमें फ्लैशबैक में जेसीसी का एसेसिन ट्रेनिंग स्कूल दिखाया जाता है। बॉइल्ड को पता चलता है कि साकामोटो बहुत ज्यादा ही पावरफुल और स्किलफुल बंदा है, तो वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। उस समय बॉइल्ड की एज 15 साल और साकामोटो की एज 14 साल थी। इसके बाद दोनों साथ में घूमने लगते हैं। बॉइल्ड को लगता था कि साकामोटो और वो दोनों दोस्त हैं। तभी हम देखते हैं वैलेंटाइन के दिन बॉइल्ड साकामोटो से कहता है, हम जैसे कड़क मर्दों को कोई लड़कियां भलाई क्यों चॉकलेट देगी, हम लोगों से कोई कैसे अट्रैक्ट होगी। लेकिन साकामोटो कुछ ज्यादा ही फेमस था, लड़कियां उसे पसंद करती थी और साकामोटो को उसी वैलेंटाइन के दिन बहुत सारे चॉकलेट मिले थे। दूसरी तरफ उसी स्कूल में हम नागुमो को देखते हैं जो पूरी गाड़ी भरकर चॉकलेट और गिफ्ट्स लेकर घूम रहा था। तभी नागुमो साकामोटो से पूछता है, ये तुम्हारे पीछे कौन है। तभी साकामोटो कहता है, कौन ये, मुझे नहीं पता। साकामोटो की बातें सुनकर बॉइल्ड चौंक जाता है। तभी साकामोटो कहता है, अगर तुम्हें चॉकलेट चाहिए तो वहाँ पर पड़े हैं, जितने चाहे उतने ले सकते हो। कहानी ये प्रेजेंट में आती है। बॉइल्ड कहता है, मुझे लगा था साकामोटो बिल्कुल मेरी जैसा है। उसकी बातें पर ओबिगुरो कहती है, इसका मतलब तुम इसी बहाने उससे बदला लेना चाहते हो। तभी बॉइल्ड चिल्लाकर कहता है, मैं उससे कोई भी बदला लेना नहीं चाहता, समझ गई तुम। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस हॉन्टेड हाउस में साकामोटो सभी हिटमैन को पीटते जा रहा था, लेकिन लू को बहुत ज्यादा डर लग रही थी। तभी शिन कहता है, जरा हाना को देखो तुम, उसे तो यहाँ डर नहीं लग रहा, तुम तो इस बच्ची से भी ज्यादा कमजोर लग रही हो। डर के मारे लू जो अपने साथ बॉटल लाई थी वो पिए जा रही थी। तभी शिन चेक करता है ये पी क्या रही है। उसे पता चलता है कि लू कोई दवाई नहीं, ये तो ड्रिंक कर रही है और इसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। तभी हम देखते हैं सामने एक बंद दरवाजा आ जाता है और लू जो कि बहुत ज्यादा नशे में थी वो बिना सोचे समझे उस दरवाजे को खोल देती है। उस दरवाजे के खुलते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन लोगों की तरफ टूट पड़ते हैं। साकामोटो की वाइफ और हाना उन लोगों को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन इस भीड़ के कारण वो सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए बॉइल्ड बाहर निकलता है और साकामोटो को जोर से टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं बॉइल्ड की तरफ एक उड़ता हुआ ID कार्ड आता है जिससे बॉइल्ड बच जाता है। तभी बॉइल्ड साकामोटो से पूछता है, हे साकामोटो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तभी साकामोटो कहता है, नहीं, और मेरी फैमिली कहाँ है। तभी बॉइल्ड रोते हुए थोड़े उदास मन से कहता है, कोई बात नहीं, आज के बाद तुम मुझे याद रखोगे। दूसरी तरफ इयोई और हाना बेहोश हो गई थी और सामने ओबिगुरो आ जाती है। तभी हम देखते हैं लू ओबिगुरो के मुंह पर एक लात जड़ देती है। लू ने इतनी ज्यादा पी रखी थी कि वो खुद को जैकी चैन की अम्मा समझ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉइल्ड दोबारा साकामोटो से पूछता है, क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं हूँ। जिस पर साकामोटो वही जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मेरी फैमिली कहाँ है। तभी बॉइल्ड कहता है, तो तुम भी मुझे कौन सा याद हो, और तुम्हारी फैमिली खो गई है तो जाओ, जाकर खुद ही ढूंढ लो। तभी साकामोटो बॉइल्ड को मारने के लिए दौड़ता है कि बॉइल्ड इतना तेज होता है उसके मुंह पर ही अपना बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद साकामोटो झुककर उसे एक किक मारता है पर बॉइल्ड उससे बच जाता है और उसके मुंह पर ढेर सारे बॉम्ब फेंक देता है और फिर बॉइल्ड उसे एक जोर का पंच मारता है। उस पंच की आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है जो ओबिगुरो तक भी जाती है। इधर लू ओबिगुरो पर हमला करती है, लेकिन ओबिगुरो उसके पंच को पकड़ लेती है और उसके बाल को पकड़कर कहती है, तुम्हें इसे ज्यादा करना होगा छोरी, मैं चाहूँ तो तुम दोनों को बहुत आराम से खत्म कर सकती हूँ, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं है। तभी हम देखते हैं ओबिगुरो के आदमी शिन को पकड़कर बांध देते हैं और चेनसो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ओबिगुरो कहती है, जब इंसान बहुत ज्यादा मुसीबत में होता है तभी उसकी असली ताकत बाहर आती है। चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, लड़ाई के दौरान हर 10 सेकंड में तुम्हें मुझे छूना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मेरे साथी तुम्हारे साथी के मीट बॉल्स बना देंगे। ओबिगुरो की बात सुनकर लू रोते हुए कहती है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। जिस पर ओबिगुरो हंसते हुए कहती है, ये लो, कर लो बात, तुम्हारे तो लग गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साकामोटो जमीन पर पड़ा हुआ होता है। तभी बॉइल्ड सिगरेट जलाते हुए कहता है, तुम में और मुझ में बहुत अंतर है, तुम 5 साल पहले से रिटायर्ड हो, इसका मतलब मेरे पास 5 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम कमजोर हो गए हो साकामोटो। तभी साकामोटो उठता है और उस पर हमला करने जाता है, लेकिन फिर से बॉइल्ड उसके मुंह पर बॉम्ब फोड़ देता है। बॉइल्ड के बॉम्ब काफी खतरनाक थे और वो अपने हाथों में ग्लव्स पहन कर रखता है जिसे वो रॉकेट डायनामिक पंच कहता है। तुम मेरे लड़ने के तरीके के बारे में लगता है भूल चुके हो, मैं तुम्हें चाहूँ तो कहीं से भी किसी भी एंगल से बड़े आराम से मार सकता हूँ।
मैं तुम्हारे सारे हमले रोक सकता हूँ। तभी साकामोटो को याद आता है जब वो लोग ट्रेनिंग स्कूल में थे, तब बॉयल्ड उसे अपना ग्लव्स दिखाता है और कहता है इस ग्लव्स के अंदर मैं बारूद और बॉम्ब डालता हूँ, जिसके फटने के कारण मेरे पंच की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है। फिर बॉयल्ड अपने रबर जैसे उछलने वाले बॉम्ब्स के बारे में दिखाता है, जिसमें साकामोटो को कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन जब साकामोटो अपनी नजरें घुमाता है तो उसकी नजर बॉयल्ड के बनाए हुए कंपाउंड कॉम्पोजिशन के लिस्ट पर पड़ जाती है। इधर हम देखते हैं बॉयल्ड बुरी तरीके से साकामोटो को मार रहा था और कह रहा था तुम्हें बहुत अच्छे मिशन मिला करते थे, सब लोग तुम्हारी तारीफ करते थे, हर कोई तुम्हें पूछता था। एक टाइम तो मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, लेकिन अब देखो तुम कितने कमजोर हो गए हो, तुम अपनी फैमिली को भी बचा नहीं पा रहे। साकामोटो की धुलाई करते करते बॉयल्ड अपने रॉकेट डायनामिक पंच से बहुत जोर का पंच साकामोटो को मारता है, जिससे साकामोटो बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर अपनी सिगरेट जलाकर पीने लगता है। तभी अचानक बॉयल्ड को कुछ डरावना सा महसूस होता है, उसकी बॉडी कांपने लगती है। बॉयल्ड को ऐसा लगता है कि कोई है जो अब उसे बहुत बुरी तरीके से मारने वाला है। फिर हम देखते हैं धुएं के अंदर से साकामोटो उन सभी केमिकल कंपाउंड का नाम बताया जा रहा था जो बॉयल्ड अपने हाथों में यूज करता है। उसके बाद साकामोटो कहता है मुझे सब याद आ गया है बॉयल्ड, अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। साकामोटो अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है, जैसा कि वो पहले फिट था। अचानक से उसकी पूरी बॉडी की चर्बी घट चुकी थी